प्यारे स्टूडेंट्स, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे यूज ऑफ इज एम आर। प्यारे स्टूडेंट्स, आज आप सीखने वाले हैं इज एम आर का प्रयोग कब करें एज अ मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आज आप सीखने वाले हैं यूज ऑफ इज एम आर। देखिए सॉरी, यहाँ पर आर रहेगा, आर, ठीक, यहाँ पर आर। यूज ऑफ इज एम एंड आर, तो इज एम आर के प्रयोग को आप सीखेंगे, ठीक। तो ये बात आती है कि हम इज एम आर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में कब करें। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए कब करें, कब करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। जब किसी, यहाँ देखिए, जब किसी सेंटेंस के अंत में हिंदी सेंटेंस हो, जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में है, हो, हूँ आया हो, कोई हिंदी सेंटेंस हो उसके अंत में है, हो, हूँ आया हो, और उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा कोई भी चीज़, चाहे कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या कोई भी चीज़ हो, के होने या ना होने का बोध हो। देखिए यहाँ पर है होने और यहाँ पर ना होने या ना होने का बोध हो, तो इज एम आर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं। अर्थात इज एम आर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब अथवा मेन वर्ब के रूप में करेंगे, ठीक। कब करेंगे? जब कोई हिंदी सेंटेंस हो और उसके अंत में है, हो, हूँ आया हो, और उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा कोई भी चीज़ के होने या ना होने, अर्थात एग्जिस्टेंस की बात हो। किसकी बात हो? एग्जिस्टेंस मीन्स अस्तित्व की बात हो, उसके अस्तित्व की बात होगी, तो आप इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब अथवा लिंकिंग वर्ब के रूप में करेंगे, ठीक। बात समझिएगा। जैसे कहा जाए मैं एक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर हूँ, ये क्या हो रहा है? होने की बात हो रही है। वह बीमार नहीं है, तो ना होने की बात हो रही है। हम चतुर नहीं हैं, तो ना होने की बात हो रही है। वह बहुत चालाक है, होने की बात हो रही है, अर्थात उसके एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, अस्तित्व की बात हो रही है। तो जब किसी के अस्तित्व की बात, होने या ना होने की बात हो, तो इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में करते हैं, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात समझ लिए, इज एम आर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में तब होगा जब उसमें कोई और मुख्य क्रिया ना हो, अर्थात उसमें कोई एक्शन वर्ड ना आया हो। एक्शन वर्ड आएगा तो इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, मेन वर्ब अथवा लिंकिंग वर्ब के रूप में नहीं होगा, ठीक। जब उसमें कोई और एक्शन वर्ड आ जाए, जैसे कहा जाए कि मैं पढ़ रहा हूँ, तो देखिए पढ़ रहा हूँ अंत में है, लेकिन क्या है कि पढ़ना भी एक एक्शन वर्ब है, इसलिए यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा, ठीक। अब ये आपके सामने लिखा हुआ कब करें, देखिएगा ध्यान से। कब करें, तो कब करें, नहीं सॉरी, कैसे करें, तो यहाँ लिखा है सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, ही, सी, इट, दिस, दैट के साथ इज का यूज करते, या कोई नाउन हो या तो सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। जैसे कहा जाए बॉय, तो बॉय मीन्स लड़का, बॉयज मीन्स लड़के, तो बॉय होगा तो इज लगाएंगे, लेकिन बॉयज होगा तो इज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। तो सिंगुलर नंबर अगर वो सिंगुलर है, एक वचन है, तो इज का यूज करेंगे, अन्यथा इज का यूज नहीं करेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट समझेंगे, एम का यूज हमेशा आई के साथ करेंगे। देखिए आई के साथ एम का प्रयोग होगा और किसी के साथ एम का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। अब बात समझिएगा। अगला जो देखिए, अगला आपके सामने है तीसरा प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर वी, यू, दे, दिस, दोज के साथ आर का यूज करते हैं, या जैसे मैंने बताया भी आपको, कोई नाउन हो जिससे एक से अधिक का बोध हो तो आर का यूज करेंगे।
जैसे गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, और कहा जाए गर्ल्स तो गर्ल्स मीन्स लड़कियां। तो गर्ल रहेगा तो इज लगाएंगे, लेकिन गर्ल्स रहेगा तो आर लगाएंगे, और आई एम का हमेशा आई के साथ यूज करेंगे। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इज, एम और आर का प्रयोग कब करना है। जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में है, हो और उस सेंटेंस में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा कोई भी चीज़ के होने या ना होने अर्थात उसके एग्जिस्टेंस की बात हो, अस्तित्व की बात हो, तो इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जब उसमें कोई एक्शन वर्ड ना आया, कोई एक्शन वर्ड होगा तो इज एम आर का प्रयोग नहीं होगा, टेंस के अनुसार किया जाएगा। ठीक, अब इज का प्रयोग किसके साथ करेंगे, सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ हमेशा आई एम का यूज करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको टेंस के सारे वीडियो लेक्चर बताए और टेंस को समझाया भी, उस पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाए, और उसमें बताया कि हर टेंस में आपको 3 प्रकार के सेंटेंस बताए गए, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी प्रकार से इसमें भी आपको 3 प्रकार के सेंटेंस बताए जाएंगे, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए पहला देखिए सिंपल सेंटेंस। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने पहला टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। देखिए यहाँ पर है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य लिखा भी है। अब साधारण वाक्य को कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी हिंदी सेंटेंस साधारण वाक्य होगा जब उनके अंत में ऐसे होगा, एक पूर्ण विराम है, एक लाइन हो, इस प्रकार से लाइन हो, और उसमें ये शब्द ना हो, नहीं शब्द ना हो, ये शब्द नहीं होगा, और ये अंत में पूर्ण विराम है, तो सिंपल सेंटेंस होगा। अब सब्जेक्ट भी पता रहता है, और कभी कभी ऐसा होता कि सब्जेक्ट पता नहीं रहता है, तो सब्जेक्ट दिया रहता है या ना दिया रहे, अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द ना हो, तो आपका सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, वह मेरा मित्र है। देखो, वह मेरा मित्र है, यहाँ होने की बात हो रही है, वह मेरा मित्र है। ये कि कोई व्यक्ति है जिसको मैं कह रहा हूँ कि वह मेरा मित्र है, तो होने की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। मैं एक खिलाड़ी हूँ, देखिए ये भी होने की बात हो रही है। तुम एक विद्यार्थी, ये भी एक होने की बात हो रही है। सुशील एक अच्छा लड़का, ये भी एक होने की बात हो रही है। तो होने या ना होने की बात हो तो इज एम आर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करते हैं। अब आप इनको देखते होंगे, इसके अंत में पूर्ण विराम, इसके अंत में पूर्ण विराम, इसके अंत में पूर्ण विराम, इसके अंत में भी पूर्ण विराम है। ठीक, बट इसमें कोई नहीं शब्द नहीं है, किसी भी सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं है। और सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट पता है। सिंपल सेंटेंस में प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है जब सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है। तो जब सब्जेक्ट ना दिया रहे तो कौन या किसने लगाइए, उत्तर में जो मिले वो सब्जेक्ट होगा। ठीक, इसमें देखिए सब्जेक्ट मैं, कौन एक खिलाड़ी है, मैं, इसमें सब्जेक्ट तुम, इसमें सब्जेक्ट सुशील। अब इनकी ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, और फिर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब जो बच जाए वो सभी कंप्लीमेंट है। ठीक, तो अब देखो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया कौन है, सब्जेक्ट है वह, और वह की अंग्रेजी होती है ही। ठीक, ही के साथ क्या लगाएंगे, मैंने अभी अब आपको बताया, सिंगुलर के साथ लगाते हैं इज, तो हो जाएगा इज। मेरा मित्र है तो मेरा का अंग्रेजी माई, और मित्र की अंग्रेजी फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। उसके बाद फुल स्टॉप। देखो सब्जेक्ट हुआ, इज एम आर में से एक हुआ, फिर कंप्लीमेंट हो गया। दूसरा देखिए, मैं एक खिलाड़ी हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई। मैंने भी बताया आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, आई एम। एक खिलाड़ी हूँ, अ प्लेयर। ठीक, कंप्लीमेंट फुल स्टॉप। ठीक है, अगला समझेंगे, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम की अंग्रेजी यू, यू के साथ लगेगा आर। आ विद्यार्थी की अंग्रेजी स्टूडेंट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक, अगला समझिए, सुशील एक अच्छा लड़का है, तो सब्जेक्ट कौन, सुशील, तो सबसे पहले लिख देंगे सुशील। क्या लिख देंगे, सुशील। चूंकि ये किसी का नाम है, नाउन है, सिंगुलर है, तो इज लगाएंगे। आ गुड बॉय। इस प्रकार से आपको बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके अनुसार इज एम आर, फिर उसके अनुसार फिर उसके बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट में जो बच जाए। ठीक, प्यारे स्टूडेंट्स, अब आपके सामने अगला टॉपिक है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, निगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है अंत में पूर्ण विराम हो और नहीं शब्द इसमें होना अनिवार्य है, बिना इसके निगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा।
नहीं शब्द होना चाहिए, ये शब्द का होना अनिवार्य है। अंत में पूर्ण विराम हो, सब्जेक्ट का पता हो या ना पता हो तब भी आपको हमेशा सब्जेक्ट मालूम रहेगा। कहीं ऐसे कुछ सेंटेंस मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट पता नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करो, कौन या किसने लगाओ, उत्तर में जो मिले सब्जेक्ट और ना मिले तो समझो सब्जेक्ट पता नहीं है। जैसे देखिए मैंने आपके सामने लिखा रमेश ईमानदार नहीं है, देखो अंत में क्या है पूर्ण विराम, इसमें है नहीं, देखो नहीं है, ना होने की बात हो रही है। मैं यहाँ देखिए सुस्त लिखा, ये सुस्त रहेगा, सॉरी सुस्त, क्या सुस्त, मैं सुस्त नहीं हूँ। देखिए यहाँ अंत में ये देखिए नहीं आया, अंत में पूर्ण विराम, ना होने की बात हो रही है। हम चतुर नहीं हैं, देखिए सॉरी यहाँ थे आ गया है लिख दीजिए, है, हम चतुर नहीं हैं, ठीक, नहीं है। तो देखिए यहाँ नहीं है, अंत में पूर्ण विराम है। तो ये सभी निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में प्रथम शब्द सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये भी याद रखें। जब ऐसा ना हो तो कौन या किसने लगाइए, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, कौन ईमानदार नहीं है, रमेश, सुस्त नहीं हूँ, कौन सुस्त नहीं है, मैं, कौन चतुर नहीं है, हम, तो ये सभी क्या है, सब्जेक्ट। अब इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर नॉट और फिर कंप्लीमेंट, ठीक। तो आप बनाओ, तो सब्जेक्ट कौन, रमेश, तो सबसे पहले हो जाएगा रमेश, ठीक। अब बताओ ये किसी का नाम है, तो किसी का नाम होगा तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके साथ लगाएंगे इज। आगे बढ़ो, अब लगाओगे नॉट, आगे कंप्लीमेंट, ईमानदार, तो ईमानदार का अंग्रेजी क्या होता है, ऑनेस्ट, राम इज नॉट ऑनेस्ट, फुल स्टॉप। इसको बनाइए, मैं सुस्त नहीं हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई के साथ लगाते हैं आई एम, उसके बाद लगाएंगे नॉट, और सुस्त का होता है लेजी, क्या होता है, लेजी। इसको बनाए, हम चतुर नहीं हैं, तो हम की अंग्रेजी वी के साथ लगता है यार, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, और चतुर की अंग्रेजी होता है क्लेवर, उसके बाद फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक। प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सामने अगला टॉपिक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान होती है क्वेश्चन मार्क। ऐसे किसी भी सेंटेंस के अंत में इस प्रकार से बना हो, चाहे वो हिंदी सेंटेंस हो या इंग्लिश सेंटेंस हो, वो होगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। चूंकि हम पढ़ रहे हैं हिंदी सेंटेंस, तो हिंदी सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ऐसा मिल जाए तो क्वेश्चन मार्क, ये डिक्लेयर हो गया। अब उसमें देखेंगे कि वो कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और एक होता है डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सके, उन्हें कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे आपसे कहा जाए क्या वह ईमानदार है, तो अगर है तो कहेंगे यस, नहीं है तो कह देंगे नो, ठीक। लेकिन ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर यस या नो में ना दिया जा सके, उन्हें कहेंगे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कहा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो अब कहोगे यस, नहीं, कहोगे नो, नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, तो ऐसे को कहा जाता है डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो आप सबसे पहले जानेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यही होती है, यहाँ देखिए लिखा है, जब हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आया हो। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो, यदि उसके शुरू में क्या शब्द आया है तो वो निश्चित है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे देखो मैंने आपके सामने लिखा क्या गोपाल ईमानदार है, देखो अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या है। क्या वह चोर है, अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या है। क्या तुम गरीब नहीं हो, अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या है। तो ऐसे शुरू में क्या हो और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो वो होगा आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होगा, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और जब भी यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले वाट का यूज ना करके हेल्पिंग वर्ब या इज एम आर या वाज वर्ब, मतलब जो भी है वो है उसके अनुसार लगाएंगे। चूंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूज ऑफ इज एम आर, इसलिए हम सबसे पहले लगाएंगे इज एम आर। इनमें से कोई एक लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट क्या उसके अनुसार फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर कंप्लीमेंट जो बच जाएगा उनको, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखिए
क्या, तो क्या की अंग्रेजी कभी भी आपको वाट नहीं लिखना। अक्सर स्टूडेंट गलत करते हैं, क्या की अंग्रेजी वाट लिख देते हैं और सेंटेंस क्या हो जाता है गलत। तो आपको ध्यान रखना, क्या की अंग्रेजी वाट नहीं निकला है। जब शुरू में क्या हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, उसका जवाब यस या नो में दे सकें। ठीक, तो अब देखो इसमें क्या के बाद वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बार बार ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो कौन या किसने लगाओ, तो देखो क्या के बाद वाला गोपाल, गोपाल हो गया सब्जेक्ट। गोपाल किसी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो सिंगुलर होगा, तो इसके साथ लगाएंगे इज, तो लिख दो इज। उसके बाद सब्जेक्ट गोपाल, गोपाल। उसके बाद लिखा ऑन, ईमानदार, तो लिख देंगे ऑनेस्ट। क्या लिख देंगे, ऑनेस्ट। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला देखो, क्या वह चोर है, देखो सब्जेक्ट कौन, वह की अंग्रेजी ही के साथ लगाएंगे इज। उसके बाद ही, और चोर की अंग्रेजी होता है थीप, तो यहाँ लिख देंगे थीप और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अगला देखो, क्या तुम गरीब नहीं हो, तो देखो यहाँ सब्जेक्ट कौन, तुम की अंग्रेजी यू और यू के साथ लगाते हैं यार, तो आर हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद देखिए इसमें नहीं भी आ गया, अर्थात ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बस क्या कर देना, नॉट लगा देना, और शेष नेम वही है। ठीक, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं शब्द भी आ जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगा दीजिए, शेष काम जैसे करना है वैसे कर दीजिए। तो आर यू नॉट, और गरीब, तो गरीब की अंग्रेजी होता है पुअर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, अब आप समझेंगे डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने अभी बताया कि जिनका आंसर यस या नो में ना दे सके उन्हें कहते हैं डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान है, शुरू में क्या नहीं होगा, ना आया हो, शुरू में क्या शब्द ना आया हो। जैसे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा, तुम्हारे पिताजी कौन है, देखो इसमें शुरू में क्या है, नहीं, लेकिन अंत में क्वेश्चन मार्क है। तुम्हारा घर कहाँ है, देखो अंत में क्वेश्चन मार्क, लेकिन शुरू में क्या नहीं है। वह क्या है, तो देखिए अंत में क्वेश्चन मार्क है लेकिन शुरू में क्या नहीं है, तो ऐसे को कहा जाता है डब्ल्यू एस टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अब इनका कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले लिखो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू फॉर क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन से, किस, ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड है। इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, कौन, और कौन की अंग्रेजी होता है हु। ठीक, अब उसके बाद लिखो इज एम आर, इनमें से कोई एक, लेकिन सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट कौन, तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी अर्थात सिंगुलर है तब लगाएंगे इज। हु इज योर फादर, हु इज तुम्हारे की अंग्रेजी योर, और पिताजी की अंग्रेजी फादर, फादर मीन्स पिता, जी की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, फिर क्वेश्चन मार्क, हु इज योर फादर। ठीक, अगला तुम्हारा घर कहाँ है, तो देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले वेयर। उसके बाद तुम्हारा घर सिंगुलर है तो इज योर हाउस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। वह क्या है, तो देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या, तो सबसे पहले व्हाट। अब देखो वह, तो वह कि दैट भी लगा सकते हैं, अगर प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहा है तो आप दैट लगा सकते हैं, नहीं अगर नहीं है तो ही भी लगा सकते हैं। ठीक, तो व्हाट, और उसके बाद क्या लगाएंगे इज, और उसके बाद दैट। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, व्हाट इज दैट, वह क्या है। तो इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि इज एम आर का यूज कब करना है, कैसे करना है। ठीक, अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में उन सेंटेंसों का ट्रांसलेट बताएंगे कि आपने क्या ट्रांसलेट किया है। फिर उसके बाद मैं उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी अपलोड करूँगा और ये दिखाऊँगा, ये बताऊँगा आपको कि इसका सॉल्यूशन, इसका हल क्या होगा। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, अब वो आपके सामने एक्सरसाइज है जिसमें 12 सेंटेंस हैं। इन 12 सेंटेंसों का आप ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे कि आपको इज एम आर का यूज समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखिए वो 12 सेंटेंस क्या क्या हैं जो आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। ध्यान से देखिए और इसे अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और फिर इसको प्रैक्टिस भी कीजिए, सेंटेंस को बनाइए भी और जानिए भी कि इनका ट्रांसलेट क्या होगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने 12 सेंटेंस दिखाए जा रहे हैं जिनको आप अपने कॉपी में नोट करें और
इनको ट्रांसलेट करें। तो ठीक है, ये आपके 12 सेंटेंस हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें, ना हो तो डिसलाइक भी करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे। तो यदि आपको सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।